हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। स्वागत है आपका मेरे चैनल इसमें हम कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कॉमर्स में से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब पर हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ब्रेक इवन मीन्स। अब ब्रेक इवन आपने पढ़ा होगा, इसका क्या मतलब होता है आपको ये बताना है। कॉस्ट आर मोर देन रेवेन्यू, यानी कि इसमें जो कॉस्ट है वो हमारी क्या रहती है, हमारी मोर देन रेवेन्यू। रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर इक्वल, यानी कि रेवेन्यू और कॉस्ट कैसी रहेगी, हमारी इक्वल रहेगी। रेवेन्यूज आर मोर देन कॉस्ट, यानी कि अब रेवेन्यू मोर देन हमारी क्या रहेगी, कॉस्ट, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, ब्रेक इवन पॉइंट की अगर हम बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हमारी रेवेन्यू कॉस्ट हमारी इक्वल रहती हैं। ठीक है, ये सिचुएशन होती है आर इक्वल टू सी। ठीक है, और ये बेस्ट सिचुएशन होती है, यहाँ पर ना हमें ज्यादा लॉस होता है ना ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये सिचुएशन उन कंपनियों के लिए बेस्ट होती है जो कि ज्यादा रिस्क बेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो इस सिचुएशन में डील करते हैं। ठीक है, ना ज्यादा प्रॉफिट ना ज्यादा लॉस, सिर्फ इतना अर्न कर लें कि जितना भी उन्होंने कॉस्ट लगाया है वो उन्हें वापस मिल जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत सिंपल था, आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं गुडविल इज। अब गुडविल क्या है, इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछ ले जाते हैं, ये क्या है, किस तरह का अकाउंट है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस हैं लिक्विड असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स, करंट असेट्स या फिर इंटेंजिबल असेट्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल हमारे लिए एक इंटेंजिबल असेट्स है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहेगी। ठीक है, तो हमें काफी टाइम तक बेनिफिट प्रोवाइड कराती रहेगी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट लाइबिलिटी। अब इसमें से कौन सी हमारी करंट लाइबिलिटी है, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर शेयर प्रीमियम। तो देखिए, करंट लाइबिलिटी की बात करें तो करंट लाइबिलिटी का मतलब फ्रेंड्स वो होता है जो कि हमारी लेस देन कितनी होती है, लेस देन 1 ईयर की। ठीक है, वो हमारी करंट लाइबिलिटी के अंदर आती हैं। तो देखिए, डिवेंचर्स हमारी कैसी हो गई, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन तो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए है, शेयर प्रीमियम भी हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, जबकि ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है शेयर प्रीमियम। तो फ्रेंड्स, लेकिन ये लॉन्ग पीरियड का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा करंट लाइबिलिटी होती है क्योंकि इसका टाइम पीरियड 1 साल से कम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन पे फोकस करना है। गार्नर वर्सेस मोरे रिलेट्स टू। अब फ्रेंड्स, आपने अगर पार्टनरशिप पढ़ी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपने आई होप पढ़ा ही होगा सबने, ये किसी ने स्किप नहीं किया होगा ये चैप्टर। तो पार्टनरशिप में एक रूल आता है, गार्नर वर्सेस मोरे रूल। ठीक है, अब आपको बताना है ये रूल जो है वो किससे रिलेटेड है, डेफिशिएंसी अकाउंट से, इंसॉल्वेंसी से, कॉन्ट्रैक्ट से या फिर हायर परचेज से। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो देखिए, जो गार्नर वर्सेस मरे रूल है वो पार्टनरशिप के अंदर डिस्कस किया गया है, और ये हमारा रिलेटेड है इंसॉल्वेंसी से। गार्नर वर्सेस मरे एक अगर हम बात करें तो एक केस था जो कि इंसॉल्वेंसी पे बेस्ड था। इसकी एक पूरी थ्योरी है किस तरह से इसमें केस हुआ, कैसे इंसॉल्वेंट हुए, कौन इसमें जीता, कितना इनको पे करना पड़ा, पूरी थ्योरी है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें गार्नर वर्सेस मरे में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो गार्नर वर्सेस मरे रूल है उसके अंदर जब लाइबिलिटी बनती है वो किस रेशियो में बनती है। तो आप याद रखिएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उन्हें पे करना होता है। कैपिटल अकाउंट में जो भी उनका कैपिटल का रेशियो, जो भी पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो होता है उसके बेसिस पर उन्हें पेमेंट करना होता है इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गार्नर वर्सेस मरे रूल में कौन सा एप्लीकेबल होता है पेमेंट, उनका प्रॉफिट रेशियो, उनका जो कैपिटल रेशियो है उसके बेसिस पर, या फिर उन्होंने जो भी आगे अगर किसी भी तरह का उन्होंने वहां पर जो भी डीड में लिख रखा है उसके बेसिस पर। तो फ्रेंड्स, इन सबको छोड़ के जो उनका कैपिटल रेशियो होता है उसके बेसिस पर उन्हें पेमेंट करना होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इंटेंजिबल असेट्स यूजली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। अब जो इंटेंजिबल असेट्स है वो बेसिकली कौन सी कैटेगरी में लाई करती है, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, सेमी फिक्स असेट्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे बात की, इंटेंजिबल असेट्स हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, बट हम इसको टच नहीं कर सकते।
दो तरह की फिक्स एसेट्स होती हैं, दो तरह की एसेट्स होती हैं हमारी लॉन्ग टर्म की। एक होती है हमारी टेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल। देखिए टेंजिबल एसेट्स में आ जाती है फिक्स एसेट, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, ठीक है। ये क्या है, हम इनको टच कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम तक हमें सर्विस देती रहेंगी, बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। लेकिन इंटेंजिबल में क्या होता है, पेटेंट आ गए, कॉपीराइट आ गए और हमारी गुडविल आ गई, ये हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट करेंगी लेकिन हम इनको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो हमारी किस में लाई करती हैं, फिक्स एसेट्स में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following is shown first when the assets are arranged in the order of their liquidity? अब हमें बताना है कि हमारी जो assets हैं अगर हम liquid basis पर उसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सी assets हम लिखेंगे, कैश इन हैंड, डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट या फिर बीआर। तो देखिए फ्रेंड, लिक्विडिटी बेसिस पर करें तो सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होंगे उनको करेंगे, फिर उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, यानी कि जो सबसे पहले कन्वर्ट हो सके। तो फ्रेंड्स कैश एट हैंड तो ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो पहले करते हैं हम कैश, उसके बाद करते हैं बैंक और उसके बाद फिर अदर आ जाते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, उसके बाद लिख देते हैं हम करंट असेट्स, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कैश फिर बैंक आता है क्योंकि ये ऑलरेडी कैश में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट है। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कैश इन हैंड। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत सिंपल है हमें आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस की भी आपको प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट आते हैं, द बैलेंस शीट इज ओनली। अब जो बैलेंस शीट है वो केवल क्या है, एक अकाउंट है, समरी है, स्टेटमेंट है या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स देखिए ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। एग्जाम में क्या होता है, कई बार ना ये पूछ लिया जाता है कि फाइनल अकाउंट जो है उसमें कितने अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट के अंदर बच्चा क्या बोलता है कि ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, एक P&L अकाउंट हो गया, एक बैलेंस शीट हो गई, 3 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, फाइनल अकाउंट के अंदर हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, इस तरह से घुमा के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और एंड एक स्टेटमेंट, ठीक है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि हम अपने ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेटमेंट की बात कर रहा है जबकि हम तो वहाँ पे फाइनल अकाउंट लिखते हैं और उसके अंदर बैलेंस शीट भी आता है, तो वो तो अकाउंट है। नहीं फ्रेंड्स, बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में ही बोलते हैं और ये हमारा स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। क्योंकि ये हमें एक समरी दे, वो एक हमें एक स्टेटमेंट या एक तरह से हमें रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है हमारी पोजीशन की, एक स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आते हैं, टीमिंग एंड लैडिंग रिलेट्स टू। अब जो टीमिंग और लैडिंग है वो हमारी किससे रिलेटेड है, pilferage of stock, misappropriation of cash, frauds relating to the receipts of money from debtors या फिर bribery of cash from some benefits। तो फ्रेंड्स स्ट्रीमिंग और लैडिंग की बात की गई है तो ये हमारी फ्रॉड से रिलेटेड होती है, जो कि फ्रॉड हमारे डिवेंचर्स से मनी रिसीव करने के टाइम पर किए गए होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एसिड रेशो टेस्ट रेशो इज। अब एसिड टेस्ट रेशो होता है वो किस तरह से निकाला जाता है, करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटी, क्विक असेट्स, क्विक लाइबिलिटी, टोटल असेट, टोटल लाइबिलिटी या फिर फिक्स असेट्स, फिक्स्ड लाइबिलिटीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की गई है हमारी एसिड रेशो की। तो देखिए एसिड रेशो निकालते हैं, हम लिखते हैं क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ये हमारा कहलाता है एसिड टेस्ट रेशो। और यहाँ पर बात की जा रही है करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज की, तो ये हमारा क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत ही सिंपल है, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी हम करते हैं तो कौन सा रेशो निकालते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। QA अपॉन CL जो होता है वो हमारा एसिड टेस्ट रेशो होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, if earning price ratio is 0.05 and earning per ratio is 8, the market price of share is। अब हमें बताना है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यहाँ पर हमारा कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा हमारा 160।
अब ये 160 कैसे है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस बताना है, और हमें क्या दे रखा है, ईपीएस दे रखा है, और साथ ही हमें ईपी दे रखा है। तो आपको ये फॉर्मूला भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा पुट किया गया है, और साथ ही साथ आपको ये सॉल्व करके बताना है, ठीक है। क्योंकि मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया है, अगर आप इतना करेंगे तो इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको ये इजीली याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू। अब जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो हमें क्या बताता है, एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ मैनेजर, या फिर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट सुपरवाइज्ड बाय अ मैनेजर, नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स अ मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमारा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको सुपरवाइज करता है एक मैनेजर के द्वारा, यानी एक मैनेजर इसमें सुपरवाइज करेगा बहुत सारे जो भी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं उनको, तो वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमबीओ रिफर्स टू। मैम, एमबीओ का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, क्या एक टेक्निक है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने की, परफॉर्मेंस रिव्यू करने की, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एमबीओ की फुल फॉर्म पूछी है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज प्रोपाउंडेड द एक्स एंड वाई थ्योरी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्स एंड वाई थ्योरी बहुत पूछी जाती है। मैकग्रेगर, ब्रूम, हर्ट्सबर्ग, या फिर ओडोनिल। तो फ्रेंड्स, एक्स एंड वाई थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी दी है मैकग्रेगर ने। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ। एमबीओ का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? मैरी पार्कर फॉलेट, केथ डेविस, पीटर ड्रकर, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एमबीओ की बात की गई, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारा पीटर एफ ड्रकर ने, ठीक है। पीटर फ्रेडरिक ड्रकर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ग्रिड हैज बीन प्रोपाउंडेड। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ग्रिड के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, किसने दिया है कॉन्सेप्ट। तो देख लेते हैं ऑप्शन हम, ब्लैक एंड मॉर्टन, लिकर्ट, फेडलर, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट ग्रिड की बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ब्लैक एंड मॉर्टन ने ये कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।